स्वागत है। आज हम जरा समझने की कोशिश करेंगे कि ये सरकारें चलती कैसे हैं। मतलब दुनिया में जो बड़े मॉडल्स हैं, राष्ट्रपति प्रणाली, संसदीय प्रणाली। नमस्कार। हाँ, और फिर ये भी कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति कैसे बंटती है, वो फेडरल और यूनिटरी वाली बात। बिल्कुल। और इस पूरी बातचीत में जाहिर है हम भारत पर खास ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ का सिस्टम थोड़ा अलग है ना? कई चीजों का मिश्रण लगता है। हाँ, काफी अनोखा है। हमारे पास जो स्रोत है वो इन्हीं चीजों की परतें खोलते हैं। तो मकसद यही है कि इन स्रोतों से जरूरी बातें निकालें, समझें कि ये सिस्टम्स काम कैसे करते हैं और भारत की तस्वीर इसमें कहाँ फिट होती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। बिल्कुल। देखते हैं कि अलग अलग देशों ने अपनी जरूरत और मतलब अपने इतिहास के हिसाब से कैसे रास्ते चुने हैं और इनके पीछे सिद्धांत क्या हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रपति और संसदीय प्रणाली, इनमें जो सबसे बड़ा या कहें कि बुनियादी फर्क है वो क्या है? अक्सर सुनते हैं कि राष्ट्रपति प्रणाली में राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता। हाँ, ये बिल्कुल बेसिक फर्क है और इसी से बाकी चीजें निकलती हैं। देखिए, राष्ट्रपति प्रणाली की जो पहचान है वो है शक्तियों का एकदम साफ बंटवारा, सेपरेशन ऑफ पावर्स। अच्छा, सेपरेशन ऑफ पावर्स। हाँ, मतलब सरकार चलाने वाली एग्जीक्यूटिव और कानून बनाने वाली लेजिस्लेचर दोनों अलग अलग चुनी जाती हैं। ओके। और अपनी शक्ति सीधे जनता से लेती हैं। अमेरिका को देखिए, सबसे बड़ा उदाहरण। हाँ। वहां राष्ट्रपति सीधे चुने जाते हैं और वही सरकार के हेड भी हैं और देश के हेड भी हैं। अच्छा, मतलब हेड ऑफ गवर्नमेंट और हेड ऑफ स्टेट एक ही व्यक्ति। बिल्कुल। और इसका असर क्या पड़ता है फिर? असर यह है कि राष्ट्रपति अपनी टीम, मतलब अपने मंत्री, कहीं से भी चुन सकता है। जरूरी नहीं कि वो संसद के सदस्य हों। ओह, अच्छा। कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति विधायिका के बनाए कानूनों पर वीटो भी लगा सकता है। वीटो? हाँ, हालांकि विधायिका चाहे तो खास बहुमत से उस वीटो को खारिज भी कर सकती है, जैसा अमेरिका में होता है। ठीक है, तो ये हुई राष्ट्रपति प्रणाली। अब इसके मुकाबले संसदीय प्रणाली, जैसे ब्रिटेन में है या हमारे यहाँ भारत में है, वो कैसे अलग है? संसदीय प्रणाली में आप कह सकते हैं कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ शक्तियों का बंटवारा उतना सख्त नहीं है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ज्यादा घुले मिले होते हैं। घुले मिले कैसे? ऐसे कि सरकार यानी प्रधानमंत्री और उनके मंत्री वो विधायिका यानी संसद में से ही चुने जाते हैं। अच्छा। और सबसे अहम सिद्धांत है सामूहिक उत्तरदायित्व का, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, ये शब्द सुना है। इसका मतलब है कि पूरी सरकार एक टीम की तरह काम करती है और संसद के प्रति, खासकर निचले सदन यानी लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। और अगर जवाबदेह नहीं है तो अगर सरकार संसद में विश्वास खो देती है तो उसे इस्तीफा देना पड़ता है। सिंपल। तो एक तरफ शक्तियों का साफ बंटवारा, डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी जनता को, दूसरी तरफ मिलीजुली एग्जीक्यूटिव और संसद के प्रति कलेक्टिव जिम्मेदारी। ठीक है, ये बेसिक फर्क समझ आ गया। हाँ, मोटा मोटा यही है। अब आगे बढ़ते हैं। सरकार चलाने का एक और एंगल है कि भाई पावर सिर्फ सेंटर के पास है या राज्यों के पास भी है। यहीं पर वो फेडरल और यूनिटरी वाली बात आती है। बिल्कुल। इसका क्या मतलब है? ये दूसरा बड़ा सवाल है कि देश में सत्ता का केंद्र कहाँ है। देखिए, यूनिटरी सिस्टम, जैसा नाम से ही लगता है, एकात्मक। हाँ। उसमें ज्यादातर शक्तियां, मतलब मेन पावर्स, केंद्र सरकार के पास होती हैं। अगर राज्यों को या लोकल बॉडीज को कुछ शक्तियां मिलती भी हैं तो वो केंद्र देता है। अच्छा, संविधान से नहीं? नहीं, वो केंद्र की मर्जी पर है, संविधान से सीधे नहीं मिलती। ब्रिटेन या फ्रांस जैसे देश इसके उदाहरण हैं। और फेडरल सिस्टम, संघीय व्यवस्था। फेडरल सिस्टम इसका ठीक उल्टा है। इसमें संविधान खुद ही केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा करता है। दोनों अपने अपने दायरे में, आप कह सकते हैं, आजाद होते हैं। अच्छा। और इसकी कुछ जरूरी पहचानें होती हैं। पहली, एक लिखित संविधान जरूरी है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, ताकि सब कुछ साफ लिखा हो, कोई कंफ्यूजन न हो। बिल्कुल, बिना लिखे तो झगड़े ही होते रहेंगे। दूसरी बात, संविधान ही सबसे ऊपर है, सुप्रीम। मतलब संसद भी संविधान से ऊपर नहीं? कोई नहीं, न संसद न राज्य के विधानमंडल कोई ऐसा कानून नहीं बना सकते जो संविधान के खिलाफ हो। तीसरी, जैसा हमने कहा, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, ये संविधान में ही लिखा होता है। ठीक है। चौथी, एक स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये बहुत जरूरी है। स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों इतनी जरूरी है फेडरलिज्म के लिए? इसलिए कि यही वो संस्था है जो संविधान की व्याख्या करती है, मतलब समझाती है। और अगर केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को लेकर कोई झगड़ा हो जाए तो उसका निपटारा यही करती है। इसे अक्सर संविधान का बैलेंसिंग व्हील भी कहते हैं।
संतुलन बनाने वाला पहिया। अच्छा, बैलेंसिंग व्हील। हाँ, क्योंकि ये देखती है कि कोई भी न केंद्र न राज्य अपनी संवैधानिक हदें पार न करे। ये संविधान की गार्डियन है, रक्षक है। और एक पांचवी पहचान भी है जो कई फेडरल देशों में दिखती है। वो है बाइकैमरलिज्म, यानी संसद के दो सदन। दो सदन, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा। बिल्कुल, एक सदन जैसे लोकसभा सीधे जनता को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा सदन जैसे राज्यसभा राज्यों को। ये एक तरह से राज्यों की आवाज होती है केंद्र में। ठीक है, तो लिखित संविधान, उसकी सुप्रीमेसी, शक्तियों का बंटवारा, इंडिपेंडेंट जुडिशरी और अक्सर दो सदन वाली विधायिका, ये हो गई फेडरल सिस्टम की पहचानें। हाँ, मोटा मोटा यही है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, भारत। हमारी व्यवस्था कहाँ फिट होती है? क्या हम पूरी तरह फेडरल हैं? वो ग्रेनविल ऑस्टिन वाली बात याद आ रही है? उन्होंने कहा था कि भारतीय संघवाद भारत की विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए एक नया प्रकार का संघवाद है। इसका क्या मतलब निकालें? इसका सीधा मतलब यही है कि भारत ना तो पूरी तरह से फेडरल है जैसा शायद अमेरिका है और ना ही पूरी तरह यूनिटरी जैसे ब्रिटेन। ये एक मिक्स है, मिला जुला मॉडल। अच्छा, मिक्स। हाँ, जिसे हमारे संविधान बनाने वालों ने भारत की जो जबरदस्त डाइवर्सिटी है, इतना बड़ा देश है और उस समय जो चुनौतियां थी उन सबको ध्यान में रख के बनाया था। आप कह सकते हैं कि इसमें दोनों के रंग हैं, फेडरल वाले भी, यूनिटरी वाले भी। तो पहले फेडरल वाले रंग बताइए, कौन सी चीजें हैं जो हमें फेडरल बनाती हैं? देखिए, क्लासिक फेडरल फीचर्स भारत में हैं। हमारे पास एक लिखित संविधान है, दुनिया के सबसे लंबे संविधानों में से एक, और ये सुप्रीम भी है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा एकदम साफ है। संविधान की 7वीं अनुसूची है ना, 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। हाँ, वो सूचियां। बिल्कुल। फिर एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स। वो संविधान की रक्षा करते हैं। केंद्र में 2 सदन वाली संसद है, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जैसा हमने कहा। ठीक है। राज्यों की अपनी चुनी हुई सरकारें हैं, उनके अपने अधिकार क्षेत्र हैं। और इतना ही नहीं, केंद्र और राज्यों के लिए कमाई के साधन मतलब रेवेन्यू सोर्स, वो भी संविधान में अलग अलग बताए गए हैं। सुनने में तो ये काफी फेडरल लग रहा है। फिर वो कौन सी बातें हैं जो इससे पूरी तरह फेडरल होने से रोकती हैं या कहें कि यूनिटरी की तरफ झुकाती हैं? यहीं पर भारतीय मॉडल की खासियत है। कई ऐसी चीजें हैं जो सेंटर को मतलब केंद्र को राज्यों के मुकाबले ज्यादा ताकतवर बनाती हैं। जैसे? सबसे पहली और शायद सबसे अहम बात, एक बहुत स्ट्रांग सेंटर, मजबूत केंद्र। संविधान ने कई मामलों में केंद्र को ज्यादा शक्तियां दी हैं। दूसरी, हमारे यहाँ अमेरिका की तरह डुअल सिटीजनशिप नहीं है, दोहरी नागरिकता नहीं है, सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है। मतलब हम सिर्फ भारत के नागरिक हैं, किसी राज्य के नहीं? हाँ बिल्कुल, हम सिर्फ भारतीय हैं, जबकि अमेरिका में आप अपने राज्य के भी नागरिक होते हैं और देश के भी। ये तो बड़ा फर्क है ना? तीसरा, हमारी न्यायपालिका इंटीग्रेटेड है, जो कि हाईकोर्ट उसी सिस्टम का हिस्सा है, उसके नीचे काम करते हैं। अमेरिका की तरह अलग फेडरल और स्टेट कोर्ट सिस्टम नहीं है। अच्छा। फिर हैं ऑल इंडिया सर्विसेज, IAS, IPS वगैरह। हाँ। इनकी भर्ती तो केंद्र सरकार करती है, लेकिन ये काम राज्यों में बड़े पदों पर करते हैं। इससे भी केंद्र का राज्यों के एडमिनिस्ट्रेशन पर एक तरह का कंट्रोल रहता है। और क्या है ऐसा? राज्यसभा को ही ले लीजिए, राज्यों का सदन कहते हैं इसे, लेकिन इसमें राज्यों को बराबर सीटें नहीं मिली है, जैसा अमेरिकी सीनेट में होता है कि हर राज्य की 2 सीटें। हाँ, हमारे यहाँ तो पॉपुलेशन के हिसाब से है। बिल्कुल, जनसंख्या के आधार पर। तो बड़े राज्यों का दबदबा रहता है। एक और बड़ी बात है, रेजिड्यूअरी पावर्स, अवशिष्ट शक्तियां। वो क्या होती हैं? मतलब वो विषय, वो सब्जेक्ट्स जो तीनों लिस्ट में से कहीं नहीं लिखे हैं, ना यूनियन लिस्ट में, ना स्टेट में, ना कॉन्करेंट में। अच्छा, जो बच गए। हाँ, वो सब केंद्र के पास हैं, जबकि अमेरिका में ये शक्तियां राज्यों को दी गई हैं। और एक बात और सुनते हैं कि संसद राज्यों की मर्जी के बिना उनकी बाउंड्री बदल सकती है। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। संविधान का आर्टिकल 3 संसद को ये पावर देता है कि वो किसी राज्य का एरिया बढ़ा या घटा सकती है, बाउंड्री बदल सकती है, नाम बदल सकती है। और इसके लिए राज्यों से पूछना जरूरी नहीं है। संसद फाइनल फैसला ले सकती है। इसी वजह से भारत को कभी-कभी विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ भी कहते हैं। इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। बिल्कुल, मतलब यूनियन तो बना रहेगा, लेकिन स्टेट्स का स्वरूप बदला जा सकता है। और एक और बात, संविधान में अमेंडमेंट करने का प्रोसेस, संशोधन की प्रक्रिया, हाँ, वो भी सिर्फ संसद ही शुरू कर सकती है, राज्य नहीं कर सकते। ये सारी बातें मिलकर भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को यूनिटरी की तरफ झुकाती हैं।
तो ये तो वाकई एक मिक्सचर है। जाहिर है फिर एक्सपर्ट्स इसे अलग अलग नाम देंगे। जैसे केसी वेयर ने इसे क्वाजी फेडरल कहा था, मतलब फेडरल जैसा पर पूरी तरह नहीं। सही। और ग्रैनविल ऑस्टिन ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा, सहयोगी संघवाद, मतलब केंद्र और राज्य मिलकर काम करते हैं। हाँ, और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने खुद संविधान सभा में कहा था कि हमने संविधान को संघीयता के तंग ढांचे में नहीं डाला है, मतलब इसे जानबूझकर थोड़ा लचीला रखा गया है ताकि जरूरत के हिसाब से बदल सके। बिल्कुल, ताकि ये समय और जरूरत के हिसाब से कभी फेडरल लगे, कभी यूनिटरी। आइवर जेनिंग्स जैसे स्कॉलर्स ने इसे मजबूत सेंट्रलाइजेशन के टेंडेंसी वाला फेडरेशन कहा। असल में ये सारे नाम इसी हकीकत को दिखाते हैं कि ये खास भारतीय मॉडल है। केसी वीहर ने एक और अच्छी बात कही थी कि ये सिस्टम ना तो बहुत ज्यादा रिजिड है, ना ही बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल, मतलब ना बहुत कठोर ना बहुत लचीला, दोनों के बीच एक अच्छा बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। चलिए, अब अगर इसे दुनिया के सबसे जाने माने फेडरल सिस्टम यानी अमेरिका के सामने रखें तो मुख्य फर्क क्या दिखते हैं? कुछ तो हमने अभी बातों बातों में देख लिए। हाँ, कई फर्क तो एकदम साफ है। सिटीजनशिप का फर्क देखा हमने, भारत में सिंगल, अमेरिका में डुअल। हाँ। जुडिशियल सिस्टम का फर्क, भारत में इंटीग्रेटेड, अमेरिका में फेडरल और स्टेट के अलग अलग सिस्टम। रेजिड्यूअरी पावर्स भारत में सेंटर के पास, अमेरिका में स्टेट्स के पास। ओके। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोसेस, भारत में सिर्फ पार्लियामेंट शुरू कर सकती है, अमेरिका में स्टेट्स भी कर सकते हैं। ये कुछ बड़े अंतर हैं जो दिखाते हैं कि अमेरिकी फेडरलिज्म राज्यों को ज्यादा ऑटोनॉमी, ज्यादा आजादी देता है। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। अमेरिकी सिस्टम राज्यों को ज्यादा स्वायत्तता देता है। और समानताएं कुछ तो होंगी ही। समानताएं भी हैं, बिल्कुल। दोनों ही देशों में संविधान लिखित हैं और सुप्रीम माना जाता है। ठीक है। दोनों में ही केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है, भले ही उसका तरीका और बैलेंस अलग हो। और दोनों के पास ही एक सुप्रीम कोर्ट है जो संविधान का गार्डियन है। हालांकि कुछ स्रोत ये भी कहते हैं कि भारत उस सेंस में फेडरेशन नहीं है जैसा अमेरिकी समझते हैं। अच्छा। और इसका कारण शायद शक्तियों के बैलेंस और राज्यों की असल ऑटोनॉमी के लेवल में है, ना कि सिर्फ स्ट्रक्चर में। एक स्रोत में वो ड्यूअल पॉलिटी या दोहरी राज्य व्यवस्था को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है, पर असल बात यह है कि दोनों ही देशों में केंद्र और राज्य सरकारें हैं जो अपने अपने दायरे में काम करती हैं। तो इस पूरी चर्चा का मतलब निचोड़ क्या निकलता है? क्या समझे हम इससे? देखिए, सबसे बड़ी बात मेरे ख्याल से यही है कि भारत का जो गवर्नेंस सिस्टम है वो अपनी तरह का एक अनोखा सिस्टम है। ये किसी एक बने बनाए सांचे में फिट नहीं होता। ये ना को पूरी तरह फेडरल है, ना ही पूरी तरह यूनिटरी। ये एक ऐसा प्रैक्टिकल मिक्सचर है जिसे भारत की जमीनी हकीकत, उसकी डाइवर्सिटी, उसका इतिहास, उसकी चुनौतियां, इन सबको ध्यान में रखकर बहुत सोच समझकर बनाया गया है। और इसीलिए इसे अलग अलग नाम दिए गए हैं। हाँ, इसीलिए इसे क्वाजी फेडरल, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या स्ट्रॉन्ग सेंटर वाला फेडरेशन जैसे अलग अलग नाम दिए जाते हैं। ये दिखाता है कि संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि देश की जरूरतों के हिसाब से इवॉल्व होता है। और एक और प्रिंसिपल जो यहाँ जरूरी लगता है वो है शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स। हालांकि ये राष्ट्रपति प्रणाली जितनी सख्ती से भारत में लागू नहीं होता, हाँ, उतना क्लियर कट नहीं है, फिर भी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा और एक दूसरे पर जो चेक एंड बैलेंस है, नियंत्रण और संतुलन, वो भारतीय लोकतंत्र का भी एक अहम आधार है। एक स्रोत इसे लिबरल डेमोक्रेसी में स्वतंत्रता की सबसे अच्छी गारंटी भी बताता है। बिल्कुल। डेमोक्रेसी तभी हेल्दी रहती है जब पावर किसी एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड ना हो, और भारत में ये सब कुछ संविधान के दायरे में होता है। हाँ। संविधान ही गाइड करता है। और जैसा हमने पहले भी कहा, न्यायपालिका इस पूरे बैलेंस को बनाए रखने में, संविधान को इंटरप्रेट करने में एक सेंट्रल रोल प्ले करती है। वो हमारे संविधान की संरक्षक है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। एक स्रोत में जिक्र था कि कैसे आजादी के बाद लंबे समय तक देश और ज्यादातर राज्यों में एक ही पार्टी का राज रहा। हाँ, कांग्रेस का डोमिनेंस था। तो उस जैसे पॉलिटिकल फैक्टर्स ने संविधान में लिखा होने के बावजूद असल में फेडरलिज्म के स्वरूप को प्रभावित किया, उसे और ज्यादा सेंट्रलाइज्ड बनाया। हाँ, ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एक चीज है और जमीनी राजनीति दूसरी। वो हमेशा एक जैसे नहीं चलते। तो सवाल ये उठता है कि आज के बदलते पॉलिटिकल माहौल में, जहां केंद्र और राज्यों में अक्सर अलग अलग पार्टियों की सरकारें होती हैं, गठबंधन की राजनीति है, रीजनल पार्टियों का असर बढ़ा है, बिल्कुल अलग दौर है। ऐसे में भारत का ये जो अनोखा संवैधानिक मिक्सचर है फेडरल और यूनिटरी एलिमेंट्स का, वो इन पॉलिटिकल हकीकतों के साथ मिलकर जमीनी स्तर पर गवर्नेंस को कैसे शेप दे रहा है? क्या ये बैलेंस बदल रहा है? और अगर बदल रहा है तो किस तरफ?
इस पर जरूर सोचा जा सकता है। हाँ, ये एक बहुत प्रासंगिक सवाल है आज के समय में।